बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा बच्चों, पहली बात तो ये है कि आपको बड़े गौर से एक बात समझनी चाहिए, वो ये कि क्या ये डिसीजन मेकिंग सिस्टम है या डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। अच्छा, इससे क्या समझ आती है कि ये फैसले कर देगा या फैसला करने में मददगार होगा। क्या होगा बच्चों? ये ऐसा निजाम होगा जो फैसला करने में मददगार होगा। ऐसे ही है जी, तो ऐसा निजाम होगा जो फैसला करने में मददगार साबित होगा, हेल्पफुल होगा, हमारे सामने ऐसे फैक्ट्स ला के रखेगा जिसकी मदद से आसानी हम अपने फैसले कर सकते हैं। क्या हाल है बच्चों, बात समझ आ रही है? चलिए, तो हम सबसे पहले तो इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए इसकी डिस्क्रिप्शन कितनी सिंपल और सादा की गई है। A decision support system is a set of related computer program. A decision support system एक सेट ऑफ कंप्यूटर रिलेटिव प्रोग्राम है, यानी कंप्यूटर के ऐसे इंस्ट्रक्शन कोड जो आपस में लिंक कर दिए गए हो। कंप्यूटर की ऐसे इंस्ट्रक्शंस वाले प्रोग्राम या जो भी इंस्ट्रक्शंस इंस्टॉल होती हैं कंप्यूटर में, जो लिंक है आपस में जोड़ दी गई है, तो क्या करेंगी? डेटा रिक्वायर्ड टू असिस्ट विद एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये डेटा हमें प्रोवाइड करेगा और किसी हद तक उसका एनालिसिस करके दे देगा जिससे फैसले करना आसान हो जाएगा। हम रिपीट करते हैं अपनी बात को कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ऐसे इंस्ट्रक्शन कोड को आपस में मिलाकर बनाया गया है जो हमें वो मददगार डेटा और उसका एनालिसिस करके देगा जिससे हमारा फैसला करना आसान हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अच्छा, तो DSS were initially developed to overcome rigid nature of management information system। ये इसलिए बनाया गया है कि जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा रिजिड होता है। रिजिड का मतलब यह है कि जिस तरह की हमने उसे एक दफा सेट किया होता है, टेबल इस तरह का आए प्रिंटिंग में या इस तरह के डेटे की आउटपुट आए, उसने वही देनी है, उसके अलावा उसने कोई आउटपुट नहीं देनी। इनवॉइस प्रिंट होके आ जाए, सेल्स का रिव्यू आ जाए या इस तरह का चार्ट बन गया, उसने वही देना है। तो उसका नेचर क्या है? ये देखिए, उसका नेचर क्या है? रिजिड। लेकिन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के एनालिसिस आप उससे मांग सकते हैं। पहली बात तो ये क्लियर कीजिए कि ये बात समझ आ गई आपको, और मैं अगर आपसे मुंह पे चले हुई बात आप बता सकते हो? नहीं बता सकते? बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? चलो जाहिर है इसके पास भी तो कोई तरीका कार होगा ना। तो आपने अभी तक अपने क्यूएम में कोई ऐसी टेक्निक्स पढ़ी है जो चीजों को पहले से एनालाइज करके आपको सिखा रहे या बता रहे? क्या स्टैट पढ़ा आपने? थोड़ा बहुत स्टैट पढ़ा। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि टाइम सीरीज एनालिसिस पढ़ा होगा, जिसके अंदर वेरिएबल का रवैया वक्त के एतबार से चेंज कैसे होता है। अच्छा, ये है टाइम सीरीज। अच्छा, इसी तरह एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन, y इक्वल टू a प्लस bx, उसमें x की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू मालूम हो जाती है। ये भी प्रेडिक्ट करने का तरीका है कि नहीं? अच्छा, इसी तरह आपने कहीं लीनियर प्रोग्रामिंग का नाम सुना होगा, जिसके अंदर कंस्ट्रेंट को रखते हुए विजिबल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यही टेक्निक ये इस्तेमाल करता है, यही टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है कि पहले से एनालिसिस करके चीजें प्रोवाइड कर देता है और हमें जो है वो क्या करता है, एक रिग्रेस करके वेरिएबल बता देता है। एडवर्टाइजिंग की कीमत तुम बता दो, एडवर्टाइजिंग की वैल्यू तुम बता दो, कितनी एडवर्टाइजिंग का खर्चा करोगे, और सेल आपको बता देते हैं कि इतना खर्चा करोगे एडवर्टाइजिंग पे इतनी सेल होगी, इतना खर्चा करोगे इस चीज पे तो इतने ऑर्डर आएंगे, तो वो हमें फोरकास्ट कर देगा।
इसी तरह से टाइम सीरीज में बता देगा कि अगर ये वेरिएबल सन 2005 तक इतना था, फिर 15 में इतना हुआ, 22 में इतना हुआ, तो ये 30 में इतना हो जाएगा। तो इस तरह हमें प्रेडिक्ट कर देगा, फोरकास्ट कर देगा। और सबसे बड़ी जो मदर ऑफ फोरकास्टिंग है वो है प्रोबेबिलिटीज, कि फलाना चीज के प्रोबेबल चांसेस कितने हैं। इन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करता है ये सिस्टम, इन टूल्स को ही इस्तेमाल करता है। यानी ये जाहिर बात है इंसान ही बनाते हैं इनको भी, और इसके पीछे भी वही चीजें होती हैं जो आपने पढ़ी हुई है सारी। क्लियर बच्चों, या पढ़ रहे हैं आप आगे चल के? तो बच्चों इस तरह से ये अंदाजा हो जाएगा। अब ये तस्वीर हमने क्यों लगाई? असल में ये तस्वीर मुझे आपका बुढ़ापा इसमें नजर आ रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं जो है आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ। मैं अपनी तस्वीर पासे कर लेता हूँ, मेरी साइड पे कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि देखिए क्या है। कहते हैं इफ यू वांट टू अ सेकंड ओपिनियन, अगर तुम सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हो, आई शैल आस्क माई कंप्यूटर, यानी दूसरी ओपिनियन। ये असल में डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब जो है वो कोई उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं सर्जरी वगैरह के लिए गालबन, तो वो कहते हैं अगर मुझे सेकंड ओपिनियन चाहिए हुई ना तो मैं तुमसे नहीं लूंगा, मैं अपने कंप्यूटर से लूंगा। इसका मतलब कंप्यूटर में ऐसे सिस्टम मौजूद होते हैं। तो हमारा ऐसे एक व्यू था। अच्छा, डीएसएस हैज बिजनेस प्रोवाइडिंग कौन सा जी डेटा? क्वांटिटेटिव डेटा। तो आप क्या पढ़े? क्वांटिटेटिव मेथड्स। समझ आ रही बात की? अच्छा, तो वो भी समझिएगा उसको भी आपकी तरह, यानी डीएसएस भी आया होगा सीए करने, और दाऊद साहब ने इसको भी पढ़ाया होगा क्वांटिटेटिव मेथड, और उसने सीख लिया होगा। आप इस्तेमाल जो भी करेंगे उसने अच्छा सीख लिया है जी, और उसी की मदद से हमें क्या करता है? प्रॉब्लम को सॉल्व करके देता है। तो क्वांटिटेटिव डेटा जिसकी मदद से वो क्या करता है? प्रिडिक्टिव मॉडल बना देता है, ठीक है ना, और एड करता है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग को मददगार साबित होता है। ठीक है जी, और ये हमारे डिसीजंस के मतलब जो भी हमने पहले काम किए होते हैं उनको भी स्टोर कर लेता है, और फिर उसको भी मदद में लेता है अंदर अभी वो प्रॉब्लम प्रीवेल कर जाए तो उसके अंदर हमें मदद देता है। तो ये डिसीजन मेकिंग में हमारे लिए काफी इंटरैक्टिव कंप्यूटर मॉडल होता है जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम या रियल वर्ल्ड प्रोसेसेस को यूज करके हमारे फैसले करने में मददगार साबित होता है। ठीक होगी बात? अब ये इसके अंदर जरा गौर करेंगे ना, देखिए क्या बना हुआ है, पाई चार्ट बना हुआ है, ये देखेंगे ये बार चार्ट बना हुआ है, ये देखेंगे तो क्या ये कोई रेशियो वगैरह इस तरह से चेंज हुई होगी, ये देखेंगे तो ये ट्रेंड चेंज हुआ हुआ है। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये सिस्टम कैसे काम करता होगा। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब अगर आप देखेंगे डीएसएस आल्सो यूजेस द डेटा फ्रॉम इंटरनल डेटाबेस। जाहिर बात है ये सारे आपस में मिलके काम करते हैं। तो मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट टाइम कि नीचे बैठा हुआ टीएस जो है वो डेटा प्रोवाइड करता है एमआईएस को भी और टीएसएस को भी। वैसे आपको पता है कि जो डीएसएस है किस लेवल पे काम करता है? ये भी टेक्निकल लेवल पे ही काम करता है। ये भी मैनेजर्स को फैसला करने में मदद देता है। किनको? मैनेजर्स को। तो लुक फॉर द स्पेसिफिक डेटा रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स एट हैंड। इट्स अ टूल फॉर आंसरिंग व्हाट इफ। ये एक ऐसा टूल होता है कि अगर ये हो गया तो क्या करेंगे, अगर ये हो गया तो क्या करेंगे। यार इससे बड़े मजेदार बात मुझे याद आ गई कि अगर ये हो गया तो क्या करेंगे। हम एक दफा ये हो गया तो क्या होगा, तो कहते हैं कि what would happen if the manager made a certain change करेगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो मैनेजर कैन क्रिएट अ स्प्रेडशीट ट्राई चेंजिंग द सम ऑफ द नंबर्स। तो मैनेजर उसके ऊपर बैठ के जरा नंबर चेंज करके देख ले, क्योंकि अगर सेल्स इधर से ज्यादा होती है तो कैश फ्लो पे कितना इम्पैक्ट आएगा। अगर कैश फ्लो में इतना इजाफा हो जाए तो इससे हमारी पेमेंट करने की सलाहियत कितनी बढ़ जाएगी, और अगर ये बढ़ जाती तो क्या हम नए प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आर प्लेइंग विद द वैल्यूज। तो ये वो सिस्टम है विच लेट अस अलाउ टू प्लेइंग विद द वैल्यूज, कि आप अपनी वैल्यूज के साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और इसको बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा हमें सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। बनाने के लिए हम स्प्रेडशीट भी यूज कर सकते हैं, डेटाबेस की हेल्प भी ले सकते हैं, और बाकी टूल्स भी इस्तेमाल करके कलेक्टिवली से लाके एक जो है सिस्टम में डेवलप कर सकते हैं। ठीक है जी। और आमतौर पे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एट अ फर्नीचर कंपनी एक मिसाल दे रहा है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज सेल्स डेटा टू डेमोग्राफिक
assumptions to develop forecast of the type of furniture would be appeal to fastest growing population groups के जो नए आने वाले population groups हैं उनको किस तरह का फर्नीचर पसंद आएगा। तो बेसिकली ये सारे हैं तो इसलिए ना कि जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है उसको एक्सप्लोर करके कस्टमर की नीड तक पहुंचा जाए और कस्टमर की नीड तक पहुंच के वो चीज बनाई जाए जिसको बनाने से डिमांड ज्यादा बढ़े और हमारी सेल में इजाफा हो। मकसद तो जाहिर है इनका यही है और हमने किस लिए बनाया और हमें फैसला करने से पहले से अंदाजा हो जाए कि किस डिसीजन की क्या आउटकम हो सकती है और यहाँ हमें राइट डिसीजन क्या लेना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, किसी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि असिस्ट मैनेजर्स एट द टेक्निकल लेवल व्हेन दे, तो देखिए सबसे पहले ये क्लियर हो गया लेवल कौन सा है, व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू मेक इंटेलिजेंट गैसेस, यानी तुक्के नहीं पढ़े लिखे किस्म के गैस वर्क करने हो तो वहां ये मदद करेगा। दूसरी बात ये है कि क्या यूज करेगा, फार्मूला और इक्वेशन, और क्या यूज करेगा, मॉडलिंग। ठीक होगी बात, यानी समझ लीजिए कि इसके पास ब्रेन जो है ना, सारे का सारा ब्रेन जो है वो दाऊद शाही साहब वाला है। ठीक है जी, और शक्लो शुबान जो इसकी वो कंप्यूटर वाली है, तो हमने दाऊद शाही साहब ब्रेन इसके अंदर डाला। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, उसके बाद डीएसएस आर रियल टाइम सिस्टम इनेबलिंग मैनेजर टू सॉल्व प्रॉब्लम थ्रू क्यूरीज एंड मॉडलिंग, यानी उसी वक्त वो क्यूरीज एंड मॉडलिंग बनानी शुरू कर देते हैं। जैसे आप लीनियर प्रोग्रामिंग में मॉडल डेवलप करते हैं, पहली कंस्ट्रेंट ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, यू क्या करते हैं, इनपुट क्यूरीज एंड वेरिएबल फॉर मॉडल। तो उस मॉडल के अंदर जो कंस्ट्रेंट होती है वो एज क्यूरी आती है और हम उन्हें क्या बना देते हैं, इक्वेशन बना देते हैं, उसको पुट कर देते हैं। सर्टेन नेचुरल लैंग्वेज इंटरप्रेटेड फॉर क्यूरिंग द सिस्टम, तो इसमें नेचुरल लैंग्वेज यूज होती है, यानी पीछे तो नंबर ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर हम बहस करते हैं तो कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, सिंपल नेचुरल लैंग्वेज। तो यूजर इंटरफेस इंटीग्रेटेड विद द डाटा मैनेजमेंट मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, तो बैकएंड में अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर से इनपुट लेके पुट की जा सकती है। ठीक है ना, जैसे आप देखोगा कि एक्सेल में मैं बंदों के नाम लिख दूं और वर्ड में एक लेटर कंपोज कर दूं, तो वो जितने इधर टेबल के नाम है वो उधर जाके पूरे लेटर प्रिंट हो सकते हैं। इसी तरह मैं एक मॉडल डेवलप करता हूँ जिसमें डेटाबेस से उठा के वैल्यू ला के इधर रख देता हूँ, वैल्यू चेंज होगी तो इधर भी चेंज होती रहेगी, साथ ही साथ हो सकता है ना, इस तरह ही काम करता रहेगा। और इसके ऊपर फ्रंट एंड में स्प्रेडशीट पैकेज बेसिक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, बैक एंड में वैल्यू उन्हीं सॉफ्टवेयर से आ रही होगी जहां आपका टीपीएस बना हुआ है, उसके अंदर परचेज सेल वगैरह वो सारी वैल्यूज इसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगी। क्लियर बच्चों, नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, अब बच्चों देखिए ये जरा क्लियर कर लीजिए, कहां पे है ये, टेक्निकल लेवल पे। तो टीपीएस डेटा प्रोवाइड कर रहा है किसको, और दोनों भी आगे डेटा किसको प्रोवाइड कर रही है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्लियर हो गया, तो इसके लिए इतना ही काफी।